वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 6 पावर करने वाले हैं। हम लोगों ने अभी तक वर्क पावर एनर्जी का सारा लेक्चर्स कवर अप कर लिया, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं। कंजर्वेशन, नॉन कंजर्वेशन, फोर्सेज एंड फील्ड। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी देख चुके हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, पावर। ये आपने थोड़ा बहुत क्लास 10 तक पढ़ा होगा और थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको होगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। हम लोग उसी को इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। दूसरी बात, हम लोग इसको इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में पावर का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। आपको पावर जानने के बाद बहुत सारे कोई चैप्टर्स में इसकी एप्लीकेशन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज पावर को समझते हैं और इसी के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है व्हाट इज पावर। पावर आखिर है क्या? तो एवरेज पावर हम लोग वैसे भी पहले से पढ़े हुए हैं कि पावर जो होता है वो टोटल टाइम। जस्ट अ सेकेंड। पावर क्या होता है? तो पावर अपना रेट ऑफ डूइंग वर्क को भी पावर बोलते हैं। और यह क्या कह रहा है? टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप कितना काम कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उतना काम कितने समय में कर रहे हैं। तो व्हेन वी परचेज ए कार और ए जीप, वी आर इंटरेस्टेड इन द हॉर्स पावर ऑफ द इंजन। वी नो दैट यूजुअली एन इंजन विद अ लार्ज हॉर्स पावर इज मोर effective in accelerating the automobile. In many cases, it is useful to know just the total amount. It is not useful to know only the total amount of work being done, but also how fast the work is being done. कितना तेजी से काम हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Now we can define the power as rate of doing work. मैं पहले भी बोला rate of doing work। और पावर क्या होता है? टोटल वर्क डन बाय टाइम टेकन। आप अगर एक ग्राफ देख रहे हो वर्क बाय टाइम, इसी का अगर स्लोप ले लोगे तो स्लोप मुझे क्या दे देगा? वर्क बाय टाइम इज पावर। तो जनरली जब भी ग्राफ दिया रहता है तो हम लोग स्लोप और एरिया से देख सकते हैं कि उसका स्लोप और एरिया मुझे क्या कन्वे कर रहा है। तो हमारा पावर क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टाइम टेकन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। सर एवरेज पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन या इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर, किसी मोमेंट पे पावर कितना जनरेट हो रहा है। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। यानी अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, पी इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ये मुझे इंस्टेंटेनियस पावर दे देता है। कैसे आता है सर? तो साफ साफ हम पुराने फॉर्मूला से देख सकते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। यहां पे क्या हो जाएगा सर? पावर इज इक्वल टू, तो पी इंस्टेंटेनियस बेसिकली क्या हो जाता है? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। तो यही क्या बन जाएगा सर? डब्ल्यू या डिफरेंशिएशन ऑफ डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। सर हम लोग वर्क डन को क्या लिखते हैं? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं, आया ना। और यहाँ डी टी हो जाएगा। फोर्स अगर कांस्टेंट है, एफ डॉट डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगी मेरे? डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वही बन जाता है फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर बन जाता है। दैट इज पी इंस्टेंटेनियस, किसी मोमेंट पे कितना पावर जनरेट हो रहा है। तो ये आपका प्रूफ है और ये आपका फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। तो ये वही चीज सब बता रहा है। आपको क्या बता रहा है? देखिए, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। अगर किसी मोमेंट पे हम स्लोप ले लेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस पावर। फॉर ए सिस्टम ऑफ वेरिंग मास, सर जिस सिस्टम में मास वेरी कर रहा है तो अपना फोर्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो मास अपना वेरी कर रहा है तो डीवी बाई एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी लिखते हैं, जिसमें अगर वी कांस्टेंट है तो उस केस में मेरा डीवी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। तो ये हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में देख चुके हैं कि फोर्स को लिखने का दो तरीका होता है। एक जिसमें मास कांस्टेंट होता है, एक जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। जिसमें मास कांस्टेंट होता है उसी में हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाता है। जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होता है वो रॉकेट प्रपल्सन में यूज होता था। आप वहां भी जाके देख के समझ सकते हो कि ये क्या कहना चाह रहा है।
SI यूनिट कितना होता है? जूल्स और वॉट, जूल्स पर सेकेंड और वॉट। 1 horsepower इज इक्वल टू 746 वॉट। 1 horsepower इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। For motors, it is generally used. Power is usually measured in horsepower. The definition of power is applicable to all the types of energy, also like mechanical energy, electrical energy, and thermal energy. तो ये हमारा दो फॉर्म ऑफ पावर है, दैट इज पी एवरेज एंड पी इंस्टेंटेनियस। पी एवरेज मतलब हम लोग जो वर्क डन करें सम लार्ज अमाउंट या सम एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम में, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड में या 1 मिनट में, तो वो वर्क डन टोटल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन गिव्स मी पी एवरेज। एवरेज पावर जनरेटेड ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ डूइंग द वर्क। बट पी इंस्टेंटेनियस क्या होता है? पी इंस्टेंटेनियस इज जनरली किसी मोमेंट पे आप कितना ताकत लगा रहे, कितना पावर जनरेट कर रहे हैं, वो किसी मोमेंट का है, तो वो क्या होता है हमारा अपना एफ डॉट वी। ऐसा यूनिट क्या होती है? सर जूल्स पर सेकेंड, और जिसको हम लोग वॉट भी बोलते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, ग्राफिकल एनालिसिस है। ग्राफिकल एनालिसिस में आप अगर पावर वर्सेस टाइम देख रहे हो, तो सर इसकी एरिया और स्लोप मुझे क्या दे देगी? अगर मैं स्लोप की बात करूं, बताओ बच्चा, स्लोप होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। सर यहाँ वाई एक्सेस में तो हमारा पावर है, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स एक्सेस में क्या है? डेल्टा टी। रेट ऑफ डूइंग पावर और रेट ऑफ डूइंग जनरेटिंग द पावर हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है। पावर डिवाइडेड बाई टाइम जनरली हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। बट अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया देखो तो क्या हो जाएगा सर? पी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा बताइए? पी इंटू डेल्टा टी। तो सर पावर होता है अपना वर्क डन पर यूनिट डेल्टा टी, तो यहां से मेरा वर्क क्या आ जाएगा? पी इंटू डेल्टा टी। सर वर्क डन दे देगा मेरा। सर एरिया मुझे क्या दे देगा? वर्क डन दे देगा। सो एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वर्क डन दे देगा मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप रटते नहीं है, ये चीजें समझते हैं। तो बेसिकली ये जो एरिया है, ये मुझे क्या दे देगा? वर्क डन इन सर्टेन टाइम टी डी टी, वर्क डन दे देगा मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एफिशिएंसी, व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी मतलब रे आउटपुट आउटपुट पावर जनरेटेड बाय इनपुट पावर। तो एफिशिएंसी को हम लोग जनरली आउटपुट पावर, कितना पावर हम जनरेट कर पा रहे हैं, डिवाइडेड बाय कितना पावर हमने दिया था। आउटपुट पावर ऑफ ए मशीन और ए बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट पावर दैट वी हैव गिवन। मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदा है या बनाया है, उसमें आप पावर दे रहे हैं 100 वॉट, और वो आउटपुट या वर्क डन आपको करके दे रहा है। आउटपुट पावर मतलब जो टोटल आउटपुट वर्क डन मुझे मिला, आउटपुट वर्क डन या वर्क डन मुझे जो मिला, वर्क डन इन टाइम टी बाय इनपुट एनर्जी, इनपुट भी बोल सकते हैं, एनर्जी वर्क डन आउटपुट में डिवाइडेड बाय एनर्जी जो हमने इनपुट दिया था, ये भी लिख सकते हैं अगर पावर की बात करें तो हमने अगर मान लीजिए 100 वॉट का पावर एनर्जी दिया, पावर दिया एक सिस्टम को, तो वो मुझे 80 वॉट का पावर आउटपुट दे रहा था। एफिशिएंसी 80/100 हो जाएगा। मान लीजिए मैंने 100 जूल ऑफ एनर्जी दी है, और वो मुझे 20 जूल ऑफ एनर्जी का वर्क डन दे रहा है, देन हाउ मच इज एफिशिएंसी? 20/100। तो ये बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन या एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम क्या है, कितना एफिशिएंट वे में वो काम कर रहा है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा मशीन नहीं बनाया जा सका है जो 100% एफिशिएंट हो। कुछ अमाउंट ऑफ पावर या कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका सिस्टम को लिबरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। आप कोई भी मशीन चेक कर लो, वो मशीन अगर काम कर रहा है तो आसपास में हीट जरूर जनरेट कर रहा होगा। आप हाथ से या वहां जाके खड़े होगे तो आप फील हो जाएगा इट इज जनरेटिंग हीट इन द सराउंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा आ चुका है, पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Sir, what is the average power of an engine which can lift 0.6 ton of coal per minute from a 20 deep mine? तो एक माइन है, माइन से वो, मान लीजिए वो माइन यहाँ नीचे है, और वहां पे आपका एक ये रस्सी से लिफ्ट से लगा हुआ है और ये खींचा जा रहा है मशीन द्वारा। तो ये इस पे कोयला, अगर कोयला आप देखो तो 20 कोल मतलब कोयला होता है, 0.6 टन ऑफ कोल को खींचा जा रहा है। कितने हाइट नीचे से बच्चा? ये हाइट कितना है? 20 मीटर डीप डाउन द माइन। तो सर
पावर आपका क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन। वर्क क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो कैसा हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसका ऊपर ला रहा है। तो सर बेसिकली दैट इज इक्वल टू mgh बाई टाइम टेकन। तो बोलिए क्या हो जाएगा सर, कितना मास ऑफ टन ला रहा है, 0.6 टन, मेट्रिक टन, क्विंटल, क्विंटल और टन, वन टन मीन्स 1000 metric ton. So basically metric ton and quintal. One quintal is 100 kg, one ton is 1000 kg. So mass is 0.6. टन मतलब 1000 kg होता है, इंटू एम जी, जी मतलब 10, इंटू एच कितने ऊपर लेके आया 20 मीटर, तो इट इज 20 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है बच्चा, टाइम देखिए पर मिनट, तो 60 सेकेंड्स बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ हटाऊं तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा, 0 से 0, 6 से 6, सो इट इज 2000, 1 2 3 watt is being generated. So we can say 2 kilowatt of power is being generated. 2 kilowatt of power is being generated. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे वर्क डन और पावर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ट्राई करिए अगले क्वेश्चन से, आप पॉज करके खुद से ट्राई करने का। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसको प्लीज पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए पहले, एंड देन आप सॉल्यूशन देखिए कि हाँ सर कैसे कर रहे हैं वंस यू हैव डन विद द योर वर्क। सर 5400 लीटर्स या 54,000 liters water falls per hour from a height of 100 meter, and 1/3 of the gravitational potential energy is converted into electrical energy. How much power is generated at the dam or whatever the construction site might be? So आपको एक फॉल से पानी गिर रहा है, तो पानी 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 गिर रहा है आपको, वी नो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मास कितना होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो आप ध्यान दो, आप ये चीज समझोगे कि सर 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg होता है अपने पानी में, क्योंकि डेंसिटी 1 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो वी कैन यूज 54,000 लीटर इज इक्वल टू 54,000 kg भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी होती है, डेंसिटी अपनी कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो लीटर को हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्टली हम जानते हैं कि फॉर वाटर 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। हाउ कम, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर आप नहीं याद कर सकते तो इसका बहुत सिंपल लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि सपोज 1 मीटर, अब कभी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाओगे, 1 मीटर वायर खरीदने जाओगे तो वो दुकानदार आपको अपने हाथ का ये पार्ट देगा, मेजर करके वायर देगा, दैट इज 1 मीटर। इमेजिन अ ट्यूब, एक्वेरियम ऑफ ग्लास, एक्वेरियम आप समझते हैं जिसमें मछली रखते हैं, 1 मीटर इतना लंबा, 1 मीटर इतना लंबा, 1 मीटर इतना ऊपर। आप एक ट्यूब इमेजिन करो या एक टैंक, ग्लास टैंक इमेजिन करो। उस ग्लास टैंक में आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना लीटर ऑफ वाटर हटेगा। क्या उसमें 1 लीटर उसमें मीन्स अट सकता है, या उसके अंदर समअप हो सकता है, या उसमें 1000 लीटर ऑफ वाटर कैपेसिटी उसमें स्टोर हो सकता है। तो सर इतना बड़ा, इतना लंबा, इतना ऊंचा टैंक में सर 1000 लीटर वाटर आराम से उसमें अ, उसके अंदर रखा जा सकता है, उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि 1 मीटर क्यूब में हाउ मच ऑफ लीटर ऑफ वाटर कैन बी अकोमोडेटेड, 1000 लीटर। तो वहां से हम आराम से निकाल सकते हैं कि सर 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब हम बोल सकते हैं, आया ना। तो यहां से अगर मास निकालना चाहे तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 लीटर का, सर 1/1000 इंटू डेंसिटी क्या होती है 1000 होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये 1000 से 1000 कट गया, 1 kg आती है। तो सर 1 लीटर के लिए मास 1 kg आ जाती है। तो वी ऑलवेज रिमेंबर फॉर वाटर 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर। तो उसी तरीके से अगर यहाँ से पानी आके ग्राउंड पे गिर रहा है, तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कितना वाटर आके गिर रहा है, व्हाट इज द वर्क डन। तो सबसे पहले वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
कितना हो जाएगा सर mgh। मास कितना सर, कितना पानी गिर रहा है 54,000 into g10 into h, how much, from what height it is falling, 100 मीटर, 100 मीटर ऊंचा से गिर रहा है। So 54 into 10 to the power 3 4 5 3 1 4 4 2 6 is the joule that is being changed. Work done is how much, कितना पानी काम कर रहा है, तो पानी का पोटेंशियल एनर्जी जितना चेंज हो रहा होगा उतना काम हो रहा होगा, उतना उसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट हो जा रहा है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। सर जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था उसका 1/3 ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थी, यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चा, 1/3, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/3 ऑफ 54 इंटू 10 टू द पावर 6, ये कितना हो जाएगा बच्चा बोलिए सर 18 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स इतना जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाउ मच पावर इज जनरेटेड, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन, यूजफुल वर्क डन, यूजफुल वर्क बाय टाइम टेकिन। कितना हो जाएगा बोलिए बच्चा सर 18 इंटू 10 टू द पावर 6, कितने समय में हो रहा है ये, पर आवर, एक घंटे में। तो सर एक घंटा में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। तो सर 6 3 जा and 3 2 जा, so if I cut down 2, so let me take 10 into 10 to the power 5 में से 3 गया, 3 by 2, so it is 5 into 10 to the power 3, that is 5 kilowatt of energy is being generated, 5 kilowatt of energy is being generated from the water falling on the surface। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट इन्वॉल्व थे और इसमें आप सारा एनर्जी जो कन्वर्ट हो रहा है दैट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें 1/3 ही, 1/3 हमने निकाली। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं, थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज ताकि आपका पावर का कंसेप्ट बहुत अच्छा हो सके। A 3 kg motor pumps out water from a 20-meter deep well. Calculate the amount of water pumped out per second. एक सेकेंड में कितना होगा, तो सर पावर क्या होता है, एक पंपिंग सेट है, एक पंपिंग सेट लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ है यहाँ पे, और ये इसका पानी का पाइप गया हुआ है, ये अपना ग्राउंड है और यहाँ पे ये ग्राउंड है और यहाँ नीचे में क्या है बच्चा, नीचे में पानी है, इसमें पानी चढ़ेगा और इसमें से पंपिंग से वाटर, पानी निकल रहा है, क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है, ध्यान दीजिए, ये ग्राउंड है, इसमें से पानी निकल रहा है। अब क्या बोल रहा है ये, 3 kg मोटर, इस मोटर का पावर दिया हुआ, पावर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट, 3 किलोवाट मोटर पंप्स आउट वाटर फ्रॉम अ 20 मीटर डीप वेल, पंप आउट कर रहा है 20 मीटर डीप वेल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर बीइंग पंप्ड आउट, तो कितना पानी पंप आउट होगा एक सेकेंड में, तो सर कितना इज ये 20 मीटर डीप वेल से, तो अगर वर्क डन देखे तो इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा सर mgh, तो मास तो मुझे नहीं पता, m ले लेते हैं इनटू g ले लेते हैं, h कितना है सर 20 है, यहां से अगर हम डायरेक्ट वैल्यू डालें तो सर पावर होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो पावर तो मुझे दिया हुआ है, पावर अगर देखोगे तो मुझे दिया हुआ है, पावर इज 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू मास इंटू जी 10 इंटू एच इज 20 मीटर डीप वेल, 20 मीटर डीप वेल से खींचा जा रहा है, बाई टाइम टेकन अमाउंट ऑफ वाटर बीइंग पंप्ड आउट पर सेकेंड एम बाई टी, आराम से मैं निकाल सकता हूं, दैट इज एम बाई टी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 2, ये कट जाएगा, ये 3 हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1.15 kg, अरे यार 15 kg पर सेकेंड
वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा जो मोटर है वो 15 kg वाटर पर सेकेंड में पंप आउट कर रहा है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर, फाइंड द एवरेज पावर जनरेटेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स टिल द पार्टिकल रीच द मैक्सिमम हाइट। तो पार्टिकल एवरेज पावर कितना होता है? सर मैक्सिमम हाइट पे जब तक वो जाएगा, तो एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन, पावर क्या होता है? तो वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो सर वर्क डन कितना हो जाएगा जब यो यहां से मैक्सिमम हाइट पे जाएगा? तो पावर जनरेटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो बॉडी ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो वर्क डन तो नेगेटिव है, दैट इज माइनस एम जी। मैक्सिमम हाइट गया है वो, माइनस एम जी एच इज द वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन है। टाइम कितना लगता है बच्चा? तो टाइम यहां से मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम ड्यूरेशन है सर कैपिटल टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2। तो यहां से आपको आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन का भी नॉलेज चेक हो रहा है बाई दिस क्वेश्चन। आपको याद होना चाहिए मैक्सिमम हाइट क्या होता है सर? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग और कीप इट एडिंग इन द शॉर्ट नोट्स कॉपी। इसको आप डालते रहोगे, चेक करते रहोगे तो आपको याद आते रहे। सर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो चलिए डाल के देखते हैं। सर मास तो मास है, जी तो जी है। सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई सर 2g इंटू सर 2u साइन थीटा बाई जी का डिवाइडेड बाई 2, तो यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा, क्योंकि 2 तो कट चुका है। सर टी बाई 2 है, तो अगर टी बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा बच्चा? यहां से जी कैंसिल हो रहा है, और अपना u से u कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। आंसर क्या आ रही है बच्चा? सर m बच रहा है, u बच रहा है, g बच रहा है, साइन थीटा बच रहा है, डिवाइडेड बाई 2 बच रहा है। So this is the average power being generated by the gravitational force till the particle reaches the maximum point. I hope I have done it correct. So m is left, g is left, u is left, sin theta is left, 2 is left. Else, otherwise everything is gone. So now they are asking you instantaneous power of gravitational force at a striking point. जहां पे strike कर रहा है, अगर जहां पे strike कर रहा है तो कुछ ऐसे strike करेगा, हाँ या ना? तो striking point पे what is the इंस्टैंटेनियस पावर? सर इंस्टैंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आप इसको एम यू जी साइन थीटा अपॉन 2 को ऊपर लिख देता हूं मैं। आपके आंसर क्या आ रही है? एम यू जी साइन थीटा अपॉन 2। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन। नाउ सेकेंड वन के लिए, सर एफ पावर इंस्टैंटेनियस इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। सर एफ वहां पे फोर्स कौन सा लग रहा है? तो आपको ग्रेविटी वाला पूछ रहा है, आप ग्रेविटेशनल फोर्स, mg तो नीचे लग रहा होगा, जहां पे हिट किया वहां तो mg नीचे लग रही होगी। तो मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं क्या? सर mg इंटू माइनस जे कैप। और हम लोग ये भी जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट होता है वही वेलोसिटी से वो हिट करता है। तो जिस वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट करता है उसी वेलोसिटी से वो हिट करेगा u से। उसका कंपोनेंट किधर किधर आएगा बच्चा? एक सामने की तरफ आएगा, एक नीचे की तरफ आएगा। तो उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज सर एंगल मेड बाय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, वो थीटा हो जाएगा। तो सर u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जे कैप आया ना, माइनस जे कैप। तो सर डॉट प्रोडक्ट करेंगे अगर इन दोनों वेक्टर का, तो j से j मल्टीप्लाई होगा, दैट इज एम जी यू साइन थीटा। आंसर आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और आई वाला कंपोनेंट है नहीं तो जीरो हो जाएगा। एम जी यू साइन थीटा इज द इंस्टैंटेनियस पावर बीइंग डेवलप्ड एट द स्ट्राइकिंग पॉइंट। सेकंड क्या पूछ रहा है? सेकंड का सेकंड, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था।
सेकेंड नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। एट मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? तो सर मैक्सिमम हाइट पे जो फोर्स होगी वो तो mg ही होती है, बट जो वेलोसिटी होता है मैक्सिमम हाइट पे बस वो तो ये बचता है सर, वाई कंपोनेंट वाली वेलोसिटी तो होती नहीं है। सो एवरेज पावर उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? सो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। अगर देखे भी तो सर ये एक आ रहा है mg माइनस जे कैप, और वेलोसिटी आ रहा है u cos थीटा आई कैप। तो सर ये जीरो आ जाएगा। वैसे भी फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर में एंगल जीरो है, सो एंगल 90 है, तो ये वैल्यू जीरो आना था। So it is a good question of application of instantaneous power. Instantaneous power में ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चन है जिससे हमें आइडिया मिल रहा है कैसे हम वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 नंबर, a car of mass इतना kg accelerates from rest while engine supplies a constant power. Engine supplies a constant power. Engine supplies a constant power of 14 किलोवाट। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 16 सेकेंड। तो सर यहाँ पे चलिए लिखते हैं, पावर क्या होता है? पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी होती है, बट ये बोल रहा है आफ्टर 16 सेकेंड, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी होता है, एफ वी। तो जिधर पावर सप्लाई हो रहा होगा बॉडी उधर ही जा रही होगी, तो एंगल तो इनके बीच में एफ डॉट वी होती है, एफ डॉट वी। अगर मैं उसको लिखना चाहूं तो यहाँ पे पावर हो जाएगा एफ वी कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा 0 डिग्री होगी, क्योंकि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मेरा गाड़ी का इंजन पावर सामने की तरफ ही लगा रहा है, बॉडी सामने ही जा रहा है। सो इट पावर मस्ट बी एफ इंटू वी। बट आगे क्या बोल रहा है कि पावर तो कांस्टेंट है, बट अगर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? फोर्स भी हमें नहीं पता। तो सर मास तो दिख रहा है, बॉडी एसिलरेट कर रहा है, एसिलरेट कर रहा है, तब तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर? पावर इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन इंटू वी लिख लेते हैं, क्योंकि एसिलरेशन का बात किया है, बट एसिलरेशन भी दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या सर? पावर इज इक्वल टू एम इंटू एसिलरेशन को डीवी बाई डी टी के फॉर्म में लिख लो ना, डीवी बाई डी टी। एसिलेशन को क्या लिख लेंगे? डीवी बाई डी टी इंटू वेलोसिटी। अब हमें थोड़ा डीवी डी टी जहां भी दिखे वहां इंटीग्रेट करना होगा, और मुझे टाइम ड्यूरेशन पता कितने देर के लिए। तो पावर बाई मास इंटू डी टी, एक तरफ में वी डी वी रहने दो, एक तरफ में पावर और डी टी ले जाओ। पावर इज ए कॉन्स्टेंट, मास इज ए कॉन्स्टेंट, तो डी टी इज इक्वल टू वी डॉट डी वी। अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो एट टाइम कार ऑफ मास इतना एसिलेट्स फ्रॉम रेस्ट, शुरुआत में जीरो है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। और किसी समय वेलोसिटी क्या पूछ रहा है तुमसे? फाइंड वेलोसिटी ही तो पूछ रहा है, वेलोसिटी v एट टाइम t, जनरल टाइम t। तो सर p बाई एम इज ए कांस्टेंट आ जाएगा, और t आ जाएगा, दैट इज 0 टू t इज इक्वल टू, सर v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेके v। सर p बाई एम इंटू टाइम कितना दिया हुआ है सर, या टी रहने दो, इजिकल टू वी स्क्वायर बाई टू। तो वी स्क्वायर क्या आ गया सर? टू टी बाई एम इंटू टू। तो सर वी इजिकल टू रूट अंडर टू पी बाई एम इंटू टी। तो यहां से वेलोसिटी एट हम लोग निकाल सकते हैं, रूट अंडर वैल्यू डाल दीजिए, टू इंटू पावर क्या? 14, टू इंटू 14 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय मास है 700 इंटू टाइम कितना बोला वो इस समय पे? 16 सेकेंड के बाद। तो कितना आ जाएगा बच्चा? 7 जीरो जीरो कैंसिल, 7 टू जा, 2 टू जा और 160। तो 2 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 10 रूट 10। I hope so. So 8 root 10 is the velocity. 8 root 10 meter per second. Hopefully I have done the question correctly. Yeah. चलिए आगे बढ़ते हैं. So what we did, sir, force is equal to power is equal to force dot velocity. Since the body force is not given, even the velocity is changing. So I have written force in terms of mass into acceleration and velocity as v.
एंड वी हैव रिटन एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ dv by dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में सब कुछ पूछ रहा है. So I've converted the velocity acceleration as dv by dt and then integrated till the point t to get the function of velocity as a function of time. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे. अगर मैं पिछला क्वेश्चन देखूं तो वो 5th था, तो ये 6th होगा. 6th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं. अ कार एक्सेलरेट्स under a constant power p naught. So power is constant. Find the velocity of the automobile as a function of time and as a function of position. So we want velocity as a function of time, velocity as function of time, and velocity as function of x. Okay. So velocity as function of time and velocity as a function of x. So उसके लिए मुझे ध्यान दो, यहाँ पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी होता है, जिसको हम लोग एफ बी भी बोल सकते हैं अगर कॉस थीटा मेरा 0 हो तो 0 डिग्री पे. तो पावर क्या हो जाएगा सर, एफ वी. अब फोर्स वगैरह नहीं दिया हुआ है, मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए. सर फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी लिख लो ना. तो पावर इज इक्वल टू मास इंटू सर डीवी बाई डी टी लिख लेते हैं इंटू वेलोसिटी. फिर वही चीज करे जो पिछले क्वेश्चन में किया, पी बाई एम इंटू डी टी इज इक्वल टू वी डॉट डी वी. इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग. सर वही चीज है सर, पी एम बाई टी 0 से लेकर टी कर लेते हैं, 0 से लेकर वी कर लेते हैं, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2. यहां से मेरा v इज इक्वल टू रूट अंडर 2 पी बाई एम टाइम्स ऑफ टी आ जाएगा. सो v फंक्शन ऑफ टी आ रहा है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है. अगर यहाँ पे बात करें तो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी तो लिखते हैं, यहाँ पे एक्स चाहिए. तो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में सीखा हुआ है, जहां पे आप एक्सीलरेशन डीवी बाई डी टी ले रहे हैं, वहीं एक्सीलरेशन को आप सर वी डीवी बाई डी एक्स भी तो ले सकते हैं. हाँ बिल्कुल ले सकते हैं. इसको एफ वी कॉस थीटा बोल दे, और थीटा 0 डिग्री पे एफ वी हो जाएगा. तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वी, जिसको मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी लिख सकते हैं. तो पावर क्या हो जाएगा, मास क्या होता है, मास इंटू वी डीवी बाई डी एक्स डॉट वेलोसिटी. फिर वही चीज करिए, पावर बाई मास इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर डीवी. सर पावर बाई मास तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो x आ जाएगा 0 से लेके x तक, 0 से लेके v तक, v क्यूब बाई 3 हो जाएगा. सर यहां से वेलोसिटी कितना आ रही है, 3p बाई m टाइम्स ऑफ x का क्यूब रूट होगा, 1/3 क्यूब रूट होगा. वहां पे स्क्वायर रूट आ रहा था, ये क्यूब रूट हो जाएगा. सो अ काइंड ऑफ फॉर्मूला विच यू कैन रिमेंबर, और इफ नॉट यू शुड नो द प्रोसेस हाउ टू फॉलो इट. आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, या आप इस प्रोसेस को आराम से तेजी से काइनेमैटिक्स प्रैक्टिस करने के बाद तो ये चीजें की जा सकती है, क्योंकि ये चीजें हमने काइनेमैटिक्स में बहुत बार किया है. चलिए दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था. इस पे फॉर्मूला, पिछले वाले क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही था, इस पे उन्होंने पूछा था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान देते हैं. A ball throwing cannon lifts the ball, throws with 72 km per hour speed. If the ball are raised up to a height of 10 meter, बॉल को 10 मीटर हाइट ऊपर उठा के फेंकता है. Then find out the input power, कितना इनपुट पावर कैनन में लगाना पड़ेगा. मुझे इनपुट पावर कितना देना पड़ेगा ऑफ इन द कैनन इफ इट लिफ्ट्स 8 बॉल, एक नहीं 8 बॉल्स उठाता है 1 मिनट में, एंड एफिशिएंसी इज 80. यानी अगर मैं 100 वाट दे रहा हूं तो 80 वाट ही वो जनरेट कर पा रहा पावर. इनपुट मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट जो भी आ रहा है उससे तो ज्यादा ही इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि एफिशिएंसी 80% ही है. मैं अगर किसी घोड़े को 10 रोटी खिला रहा हूं और वो 8 रोटी जितना ही काम करता है, तो मुझे उसको, अगर मुझे उससे 10 रोटी का काम लेना है तो मुझे 10 रोटी से ज्यादा खिलाना पड़ेगा, क्योंकि 100 रोटी खिलाने पर वो 80 रोटी का काम करता है. तो मुझे 100 रोटी जितना काम लेना है,
100 रोटीज खिला रहा हूँ, जितना काम लेना है, तो मुझे उससे ज्यादा रोटी खिलाना पड़ेगा, 120 या 140 जो भी है परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि उसकी इफिशियंसी 100% नहीं है। जितना देता हूं उतना आउटपुट तो नहीं निकलता है, उससे कम निकलता है, तो ज्यादा देना पड़ेगा तभी उतना निकल पाएगा जितना मैं निकालना चाहता हूं उससे। तो चलिए इसका करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ये एक कैनन है, एक कैनन है जिसमें कुछ शेप बना हुआ है, समझ में आ रहा है आपको? ये ऐसे करके शेप बना हुआ है, ये कैनन है, इसमें, ठीक है, इसमें कितने बॉल्स, 8 बॉल्स वो रख के उठा के, 3 4 5 6 7 8, 8 बॉल्स, 2 2 4 2 6 2 8, 8 बॉल उठा के हाइट पे ले जाता है। कहाँ ले जाता है सर? हाइट पे ले जाता है। मान लीजिए एक हाइट पे 10, इस हाइट पे ले जाता है, फिर उसको स्पीड से थ्रो करता है, उसको स्पीड से थ्रो करता है। ये हाइट कितना है बच्चा? ये हाइट हम मान लेते हैं 10 मीटर, और फिर स्पीड से फेंकता है। किस स्पीड से? फिर स्पीड देता है कितना? 72 किलोमीटर, 72 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर देता है, वो भी 8 बॉल्स को। तो सबसे पहले पावर आउटपुट, मुझे पावर कितना, पावर जनरेटेड बाय मशीन, पावर ऑफ मशीन कितना होगा, कितना मशीन पावर जनरेट कर रहा है, मशीन जनरेटेड इजिकल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। सर यहाँ वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो रहा है प्लस काइनेटिक एनर्जी भी हो रहा है। टाइम कितना लग रहा है? टी मान लेते हैं। सर यहाँ पे तो सिस्टम को ऊपर भी उठा रहा है फिर फेंकना पड़ रहा है, तो सर उठाने का कितना हो जाएगा? 8 × mgh प्लस हाफ mv², 8 बॉल्स में कर रहा है और कितने देर में कर रहा है? पर मिनट, वो हर 60 सेकेंड्स पे कर रहा है। सबसे पहले वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर को आप क्या करेंगे? 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 4 जा, तो 20 मीटर पर सेकेंड इज द काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगा सर? देखो, 8 इंटू मास कितना है बच्चा पर बॉल का? A ball throwing lifts the ball and throws 72. If the balls are raised up to 10 meter, find the input power. If it lifts, mass of each is 1. So 1 into 10 into height is 10 meter. It is being lifted plus half into 1 into velocity का square हो जाएगा 20 into 20 divided by 60. तो ये कितना आ जाएगा? 10 10 जा 100, और ये 2 टाइम्स जा 10, 200 प्लस 100, 300, 8 इंटू 300/60, ये 5, तो इट इज 40 वाट। 40 वाट बोल सकते हैं आराम से हम। 40 वाट ऑफ पावर इज बीइंग जनरेटेड बाय द मशीन। सो वी नो एफिशिएंसी इज 80%। सो एफिशिएंसी होता है पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। तो हम लोग को पावर इनपुट टू द मशीन निकालना है, तो पावर इनपुट हो जाएगा, पावर आउटपुट आ रहा है 40 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी इज 80%, 80/100, 40 टू जा, सो वी नीड टू सप्लाई 50 वाट ऑफ एनर्जी टू द मशीन। 50 वाट ऑफ एनर्जी हम देंगे तो वो 40 वाट ऑफ काम करेगा, एंड देन ही कैन जनरेट दैट मच अमाउंट ऑफ पावर दैट इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉल एंड थ्रो देम। हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, a small motor is used to power a lift that raises a load of bricks weighing 8,800 Newton to height of 20 meter in 40 seconds. What is the minimum power of the motor? ये बहुत इजी है, सेम चीज है। अपने लोग का ब्रिक्स सप्लाई हो रहा है इस पे, तो ये तो फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन टाइप हो गया।
इस लोड को लिफ्ट किया जा रहा है, कितने हाइट ऊपर तक लिफ्ट किया जा रहा है बच्चा? हाइट ऑफ 20 मीटर तक लिफ्ट किया जा रहा है 40 सेकेंड में। तो व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन कितना हो रहा है सर? लिफ्ट रेज अ ब्रिक ऑफ 800, तो वो mgh हो रहा है। हाइट ही ऊपर ले जा रहा है, स्पीड तो दे नहीं रहा उसमें। तो सर मास है 800 ऑफ mg इज 800 इंटू हाइट कितना ऊपर ले गया बच्चा? 20 मीटर। समय कितना लगा? 40। तो 22 जा एंड 2 इंटू 400, सो 400 वॉट ऑफ एनर्जी चाहिए, वॉट ऑफ पावर चाहिए, नॉट एनर्जी। 400 वॉट ऑफ पावर चाहिए टू जनरेट, टू लिफ्ट 800 न्यूटन ऑफ ब्रिक्स टू हाइट ऑफ 20 मीटर इन 40 सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। The force required to a boat at constant velocity is proportional to the speed. If the speed is itna, if a speed of itna requires itna, then how much power does a speed of itna require? तो force जो है वो required is directly proportional to velocity and it is proportional to the speed, मतलब constant velocity पे tow करने के लिए is proportional to the speed। किसी पर्टिकुलर स्पीड पे करने के लिए इतना वॉट चाहिए, तो इतने स्पीड पे टो करने के लिए मुझे कितना चाहिए? तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते जाइए। फोर्स रिक्वायर्ड टू टो ए बोट एट कांस्टेंट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं सम कांस्टेंट के इनटू वी। ये मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है पहला, आपसे पूछ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू एफ वी होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं सर P1 यानी पावर 1 इज इक्वल टू फोर्स 1 इंटू वेलोसिटी 1, पावर P2 इज इक्वल टू फोर्स 2 इंटू वेलोसिटी 2। तो अगर मैं डिवाइड करूं इन दोनों इक्वेशन को, पहला दो केस दिया हुआ ना, तो इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करूं, तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू F1 V1 बाई F2 V2। तो क्या हो जाएगा सर? F1 का वैल्यू क्या डाल सकते हैं? सम कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट कांस्टेंट इनटू V2 का स्क्वायर, आप डाल दीजिए। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पावर, तो P1 कितना दिया हुआ है सर? 7.5 किलोवाट है ना, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय पावर P2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट कट जाएगा। V1 कितना था पहला सर? 4 किलोमीटर पर आवर, 4 इंटू 1000 या 4 रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 12 किलोमीटर पर आवर, 12, 4 का स्क्वायर बाय 12 का स्क्वायर। सो P2 इज कमिंग समथिंग एज 7.5 किलोवाट रहने दीजिए, किलोवाट इंटू 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, 9 into 7.5, so P2 is coming as 9 into 7.5 times of kilowatt. So sir 5 9 ja 45, 4 9 7 ja 63 plus 4 is 7, 67.5 किलोवाट मुझे चाहिए होगा। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं फ्रेम किया क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन। उसके बाद मेरे को दो केसेस दिया हुआ, आई जस्ट नीड टू कंपेयर। जब भी दो केसेस दिया रहता है वी जस्ट नीड टू कंपेयर द केसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a truck of mass a truck of mass 100 kg, a truck of mass 10,000 kg moves up an inclined plane rising 1 in 50 with a speed of 36 km per hour. Find the power of the engine। एक ट्रक इंक्लाइन प्लेन पे चढ़े जा रहा है और इंक्लाइन प्लेन का जो हाइट या इंक्लिनेशन दिया हुआ है वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में दिया हुआ है। वो लैंग्वेज क्या? राइजिंग 1। कितना राइज किया? 1 in 50 मान लीजिए, तो 1 यूनिट राइज किया इन 50 यूनिट्स ऑफ द इंक्लाइन। हाँ या ना? ये लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका होता है। इट इज गोइंग अप एन इंक्लाइन विच इज राइजिंग 1 यूनिट पर 50 यूनिट्स ऑफ दिस लेंथ। सो वी नीड टू ड्रॉ द ट्रक। ट्रक कैसा हो जाएगा? ट्रक हमारा चल रहा है
इंक्लाइन प्लेन पे ट्रक हमारा इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है और ये 1000 केजी का ट्रक है, सॉरी 10,000, और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। v इज इक्वल टू हाउ मच, 36 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो पावर इसने किधर लगाया होगा, पावर इस सामने लगाएगा, पावर टू मैनेज द फोर्स ऑफ व्हाट, फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, mg साइन थीटा। तो फोर्स यानी वो इधर लगाया होगा, फोर्स उस ट्रक कहाँ किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, सामने की तरफ फोर्स। तो सर पावर इज इक्वल टू होता है एफ डॉट वी। यहाँ पे एक बात बताइए, कितना फोर्स लगा रहा है वो, तो वो फोर्स इतना ही लगा रहा होगा जितना से वो फोर्स, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू हम एम जी साइन थीटा इनटू वी नहीं कर सकते हैं। और मास अपना कितना दिया हुआ है बच्चा, मास इज 10,000 into g is 10 into sine theta is perpendicular by hypotenuse 1/50 into सर वेलोसिटी कितनी है, तो सर 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो 10 5 जा 5 2 जा एंड 20,000 पावर चाहिए, 20,000 वॉट, जिसको हम लोग 20 किलो वॉट भी बोल सकते हैं। 20 किलो वॉट का पावर उस ट्रक को जनरेट करना पड़ेगा ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चढ़ सके, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम्स मोर बेस्ड ऑन द पावर। हम लोग और पावर, ये सेकेंड टाइप का है जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे पावर का, तो देखते हैं, चलिए थोड़े लेवल अप होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब ये पावर वाला जो प्रॉब्लम है, ये पाइप वाला होसे पाइप का प्रॉब्लम है। ये होसे पावर इन्हें होसे पाइप। तो पहले ये समझिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक पाइप है, पाइप प्रॉब्लम्स, वो पाइप प्रॉब्लम्स का ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास पाइप है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है और इसके इसके क्रॉस सेक्शन जिससे पानी निकल रही है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है बच्चों, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने पास ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए। बात समझ में आ रही है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। तो अपने लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए उसकी पानी की वेलोसिटी कितनी है बच्चों। पानी मान लीजिए v वेलोसिटी से जा रहा है, कितने से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कि सर dm/dt कितना होगा, पर यूनिट सेकेंड पानी कितना डिस्चार्ज हो रहा है। क्वेश्चन है हाउ मच वाटर इज बीइंग डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम t। क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम t, पर यूनिट टाइम। उसी के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं dm/dt निकालना है। इंप्लाइज हम dm/dt को क्या लिखे, dm/dt इज इक्वल टू मास को क्या लिखते हैं सर, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय टाइम टेकन। सर वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं सर, एरिया इनटू लेंथ इनटू रो बाय dt। सर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप है वो तो फिक्स है जिससे निकल रहा है, सो इट इज ए फिक्स, एरिया इज फिक्स, रो इज फिक्स, पानी इधर से जा रहा है, पानी उधर से निकल रहा है, रो। सर डी डिफरेंशिएशन ऑफ एल बाई डी टी, चेंज इन द लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, तो इट इज रो आव। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। dm by dt comes as रो आव, वेयर इसको क्या बोलते हैं, रो आव, रो आव, रो आव, रो
आव, ये पढ़ के रखिएगा, ये याद रखिएगा, रो आव। सर रो इज व्हाट डेंसिटी, ए इज व्हाट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक एक करके एक्सप्लेन कर देते क्या क्या है। डेंसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फॉर्मूला। अगर इसी पे आगे बढ़े तो व्हाट इज द फोर्स बीइंग जनरेटेड। अगर फोर्स आप बात करोगे तो फोर्स कितना पाइप पे लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू होता है सर डी ऑफ मोमेंटम, डी होता है ना अपना, डी ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। तो सर डी ऑफ मास इनटू वेलोसिटी बाय dt। तो ये पाइप से कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी निकल रहा तो v बाहर आ जाएगा, dm बाई dt होती है। सर तो याद रखिएगा v इंटू डी एम बाई डी टी का वैल्यू कितना होता है अपना, रो आव। तो रो आव डाल दीजिए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाता है, रो ए वी स्क्वायर। क्या आ जाता है, रो ए वी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स दैट इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन द पाइप, जो पाइप पे लगेगा, इसलिए पाइप रखे रहो, और उसमें से अगर पानी अचानक से तेजी से निकलेगा तो वो पाइप फेंकाने लग जाता है पीछे, क्योंकि एक रिक्वाइल फोर्स लगता है। हाँ या ना, फोर्स ऑन द पाइप, फोर्स ऑन पाइप या फोर्स ऑन वाटर भी बोल सकते हैं, या फोर्स ऑन वाटर। और फोर्स ऑन वाटर, जितना फोर्स ऑन वाटर लगेगा, फोर्स ऑन वाटर, रो आव स्क्वायर। पावर क्या होता है सर ना, पावर, पावर होता है एफ डॉट वी। क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर इंटू वी, दैट इज रो ए वी क्यूब, दैट इज पावर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप आराम से याद रख सकते हैं। डीएम बाई डी टी कितना होता है, रो आव, डीएम बाई डी टी रो आव। अगर आपको डीएम बाई डी टी याद है देन यू कैन इजिली फॉर्मुलेट द अदर फॉर्मूलाज। डीएम बाई डी टी इज रो, डीएम बाई डी टी इज रो आव। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डीएम बाई अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज बीइंग डिस्चार्ज ऑफ द पाइप इज इक्वल टू रो आव। हाँ या ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वंस यू नो दिस फॉर्मूला यू कैन नो द फोर्स एंड देन यू कैन नो द पावर। हाँ या ना, तो फोर्स ऑन वाटर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन वाटर। पावर जनरेटेड, पावर कितना जनरेट हुआ, रो ए वी क्यूब बाय द वाटर पंप। वाटर पंप जो पावर जनरेट करेगा टू फ्लो, मेक द वाटर फ्लो विथ स्पीड वी। नाउ ये 11th क्वेश्चन देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं आफ्टर दिस नॉलेज। क्या ये क्वेश्चन है, पंप इज यूज टू डिलीवर वाटर एट ए सर्टेन रेट फ्रॉम ए गिवन पाइप, बाय व्हाट अमाउंट शुड वाटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर, किस अमाउंट से फोर्स ऑन वाटर एंड पावर ऑफ वाटर बी इंक्रीज, किस बाय किस अमाउंट से वेलोसिटी ऑफ वाटर, force on the water and power on the water be increased to obtain n times the water from the same pipe in the same time। अब n times पानी ज्यादा आना चाहिए। सबसे पहला चीज स्टार्ट करिए dm by dt। लेट द dm by dt पहले कितना आ रहा था, रो आव। अमाउंट ऑफ वाटर अर्लियर, लेट इट बी, लेट द amount of water coming out of the pipe be, let the amount of water coming out of the pipe, coming out of the pipe earlier be रो आव। नाउ न्यू केस, नया क्या बोल रहा है, न्यू केस। सर जो नया केस कह रहा है कि डीएम बाई डी टी जो न्यू है, न्यू लिख सकते हैं इज, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डैश लिख सकते हैं। डैश इज एन टाइम्स ऑफ डीएम बाई डी टी, एन टाइम होना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी तो पानी का नहीं बदलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो नहीं बदलेगा, कुछ वी डैश हो जाएगा, नया वेलोसिटी आना चाहिए। इसीलिए बोला किससे वेलोसिटी ऑफ वाटर बढ़ जाए, इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ रो ऑफ वाटर, वही रहेगा, एरिया वही रहेगा, वी ओरिजिनल था। तो सर वी डैश इज कमिंग एज एन टाइम्स ऑफ वी, तो वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए,
सर एनवी हो जाता। नाउ सेकेंड, ये तो था कि सर बाय व्हाट अमाउंट शुड द वेलोसिटी इंक्रीज। नाउ फोर्स, तो फोर्स के लिए फोर्स किससे कर दे, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है वेलोसिटी इनटू डीएम बाई डी टी। हाँ या ना, तो नया, ये अर्लियर था, ये ओल्ड था, ओल्ड। नया फोर्स डैश को हम लिख सकते हैं नया वेलोसिटी डैश, नया डीएम बाई डी का नया डैश। तो मेरा नया फोर्स क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी, जस्ट लास्ट केस में हमने देखा एन टाइम्स ऑफ वी हो गया है, कितना हो गया एन टाइम्स ऑफ वी इनटू सर डीएम बाई डी कितना हो गया बोलिए, एन टाइम्स ऑफ वी इंटू डीएम बाई डी कितना हो गया, एन टाइम्स ऑफ डीएम बाई, नया वो अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज बीइंग डिस्चार्ज इज एन टाइम्स ऑफ डीएम बाई डी। तो सर एन स्क्वायर वी टाइम्स ऑफ डीएम बाई डी। तो ये जो नया हमारा फोर्स डैश इज कमिंग इज एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स, क्योंकि ये पूरा क्या था, ये पूरा ओल्ड फोर्स था। आया ना। अगर हम पावर की बात करें तो नया पावर क्या हो जाएगा बच्चा, पावर न्यू डैश इज इक्वल टू, बोलो पावर क्या था, पावर ओरिजिनल था, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वेलोसिटी होता है, फोर्स क्या था सर एन टाइम्स ऑफ डीएम बाई डी टी था इंटू वेलोसिटी था। सर अब पावर डैश इज इक्वल टू सर एन क्या हो जाएगा बोलो, पावर डैश इज इक्वल टू एफ डैश इंटू वेलोसिटी डैश होना चाहिए। सर एफ फोर्स कितना आ रहा है सर, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ इंटू वेलोसिटी क्या आ रहा है सर, एन टाइम्स ऑफ वी डैश वी। सर क्या आ जाएगा एन क्यूब टाइम्स ऑफ फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो मेरा क्या हो जाएगा सर, यानी पी डैश इज इक्वल टू एन क्यूब टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा। हाँ या ना। तो साफ साफ पता चला कि अगर एन टाइम्स पानी मुझे बढ़ाना है तो मुझे वेलोसिटी एन टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी, सर फोर्स एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, पावर एन क्यूब टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। दिस ऑल गॉट रिलेटेड बिकॉज ऑफ दैट फॉर्मूला डीएम बाई डी टी इज इक्वल टू रो आव आर रो ए वी। हाँ ना। once you know the formula of dm by dt is equal to rho half, then you can know the formula of uh, dm by dt, then you can know the formula of force, then you can know the formula of power। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। A 30,000 kg एयरप्लेन टेक्स ऑफ एट ए स्पीड, जिस समय टेक ऑफ कर रहा 50 मीटर पर सेकेंड है, एंड 5 मिनट लेटर इट इज एट एन एलिवेशन ऑफ 300 किलोमीटर with a speed of 100, उस समय स्पीड 100 है। What average force is required during the 5 minutes if 40% of the power is used in overcoming the dissipative force? Dissipative force, 40% तो उसको डिसिपेटिव फोर्स के ही लिए लग जाता है। तो यूजफुल पावर जो उसको इंजन स्पीड दे रहा है, एलिवेशन दे रहा है, वो कितना 60% है। 40% तो आपका, मान लीजिए ये एरोप्लेन है, ये चल रहा है, ये ज़ुंग ऐसे उठ गया, आया ना, यहाँ पे एरोप्लेन आपका पहुंच गया है, जहां पे उसकी एलिवेशन कितनी है बच्चा, उसकी एलिवेशन लाइक ऑलमोस्ट लाइक हाउ मच हो गया है, 3 किलोमीटर। और वहां पे उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। कितना पावर जनरेट किया होगा, तो सर पावर यूजफुल पावर, पावर पावर यूजफुल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन। तो वर्क डन क्या हो गया है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो सर पोटेंशियल एनर्जी तो एम जी एच हो गया है, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय टाइम टेकन टी। तो सर मास कितना है उसका, मास है 30,000 इंटू 10 इंटू एच कितना गया है सर, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितना हो गया सर, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर इज 100 स्क्वायर माइनस इनिशियली कितना था, इनिशियली एट स्पीड ऑफ 50 था, 50 स्क्वायर। टाइम कितना लगा है बच्चा,
टाइम लगा 5 मिनट, मतलब 6 इंटू 5 300 सेकेंड्स। तो 3 3 जा 9 इंटू 4 एक 5 5 3 8 10 टू द पावर 8 प्लस हाफ इंटू 30,000 100 means if I take 50 square 100 10, if I take 30,000, अगर यहाँ पे 50 स्क्वायर कॉमन कर लें, 2 2 जा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 300, कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 8 प्लस 2 4 4 इंटू 2 2 4 53 15। So if you can see 2 3 5 3 जा 15 15 3 जा 45। So basically it is coming how much? 15,000 into 5 5 get 25 into 100 into 2 divided by 300. So how much it is coming? 9 into 10 to the power 8 is very big number. So it is coming how much? 1 2 3 4 5. So I think this will over this won't affect this one. 9 into 10 to the power 8 is very big. So 25 into 3 75 75 5 15 ja 75 into 15 ja 5 5 ja 25 3 75 7 5 12 हाथ मेरा 11। So 1125 into 10 to the power, so it is 9 into 10 to the power 8 plus 1.125 into 10 to the power 3 to 5 5 3 8 by 300. So I can take it as 10 into 10 to the power 8 divided by 300. So 3.33 into 10 to the power 6 is the useful work done. So what can we say? 60% of the total power input is equal to 3.33 into 10 to the power 6. So useful power input कितना हो जाएगा? 60 by 100 है, तो 3.33 into 10 to the power 6 into 100 divided by 60. 0 6 6 5 0.5 33 5 into 10 to the power 7. So I can take one 5.5 into 10 to the power 7 watt. So this much amount of energy or power you have to supply in order to get a useful work done of that much amount. Next, okay, question number 13. Question number 13. In unloading grains from the hold of a ship, an elevator lifts the grain through a 12 meter, lift करता है 12 meter. Grains are discharged at the top of the elevator at a rate of 2 kg. एक सेकंड में 2 kg इसको ग्रेन मिल रहा है एंड द डिस्चार्ज स्पीड ऑफ दिस ग्रेन इज 5. तो वो लिफ्ट कर रहा है, स्पीड भी दे रहा है 3 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर. तो सबसे पहले सर पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क डन क्या हो रहा है सर? mgh भी हो रहा है प्लस हाफ mv स्क्वायर भी हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. मास कितना दिया हुआ है 2 kg. 2 इंटू 10 इंटू हाइट इज 12 प्लस हाफ इंटू मास 2 kg इंटू वेलोसिटी कितना दे रहा है 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम. ये सब पर सेकेंड एक एक सेकेंड में हो रहा है. तो द टाइम इज 1. सो 12 2 जा 24 240 प्लस 2 2 9 249 वॉट ऑफ एनर्जी चाहिए. देयरफॉर हॉर्स पावर कितना हो जाएगा एचपी, दैट इज 249 डिवाइडेड बाय 749. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 749. आई थिंक 749 वॉट. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. कितना होता है 746 वॉट.
746 watt divided by 746 watt, तो ये टोटल हॉर्स पावर यही आ जाएगा, इतना हॉर्स पावर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस अनलोडिंग शिफ्टिंग मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A pump can take out इतना kg of water per hour from a 100-meter deep well. Calculate the power of the pump assuming it to be 50% efficient. तो पानी नीचे से ला रहा है, बस पुटिंग इट आउट ऊपर लेके आ रहा है। सर पावर यहाँ पे सिर्फ पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन। वर्क इज ओनली इन शिफ्टिंग द डेल्टा यू बाई टाइम। स्पीड नहीं दे रहा है, बस पानी को ऊपर लेके आ रहा है। तो पानी को ऊपर लेके आ रहा है तो कितना mgh बाई टाइम टेकन। सर मास कितना है 7200 kg इंटू 10 इंटू 100 मीटर डीप वेल है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है बच्चा पर आवर 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स 0.00006 12 जा 6 2 जा, so 2 into 2000 watt is the power input required. So but efficiency is 50%, therefore power supply should be डबल होना चाहिए क्योंकि 50% ही है, that is must be equal to 4000 watt। आप 4 किलोवाट सप्लाई दोगे तब 2 किलोवाट का काम होगा। 2 किलोवाट इज द मेन एफिशिएंट काम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। लेट इट बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए। द रेट एट विच इंजन पंप्स वाटर ऑफ डेंसिटी रो थ्रू अ होसे पाइप, water leaves the hose pipe of cross sectional area with a velocity v, the rate at which kinetic energy is imparted। So they are asking you पहला difference rate of kinetic energy being imparted to the body। तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ मास इनटू v स्क्वायर बाय dt। सर कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी निकल रहा है तो हाफ कांस्टेंट है, v स्क्वायर कांस्टेंट है, dm बाई कितना पानी निकल रहा है dm बाई dt। वी हैव लर्न सर हाफ v स्क्वायर dm बाई dt मतलब अमाउंट ऑफ वाटर बीइंग डिस्चार्ज, दैट इज रो आव। क्या होता है रो आव। सो हाफ रो a v क्यूब इज द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बीइंग इंपार्टेड, क्योंकि आपको याद होना चाहिए dm बाई dt इज रो आव। सेकंड पावर ऑफ द इंजन। सो पहले सेकंड इज पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। सर कितना फोर्स डेवलप हो रहा है, फोर्स अगर आप याद करो तो फोर्स होता है v इंटू डीएम बाई डी टी डिवाइडेड बाई इंटू वेलोसिटी। तो v रहने दो तो रो आव इंटू वी, हम लोग देख चुके रो ए वी क्यूब होता है। इतना पावर इनपुट दे रहा है बट वो काइनेटिक एनर्जी इतना ही यूज कर पा रहा है, हाफ ऑफ द एनर्जी इज बीइंग हाफ ऑफ द पावर इज डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे फॉर द पावर। हमने पावर के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। अगर आप इतना प्रैक्टिस करके जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका नीट में भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पावर का। सो प्लीज मेक इट प्रैक्टिस टुडे, पूरा प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस को खुद से लगाने का प्रयास करिए एंड कीप रिवाइजिंग एंड मेकिंग द शॉर्ट नोट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।